नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है, यानी कि आज ही एग्ज़ाम लगी है इसकी। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो एग्ज़ाम है 17/11/24 को, यानी आज की तारीख जो एग्ज़ाम लगी है उसका पेपर है। संस्कृत डिपार्टमेंट की है ना, फर्स्ट ग्रेड का, और जीके वाला पेपर है। लेकिन अब इसमें आंसर की तो आई है नहीं ऑफिशियल, कि भाई आंसर की ऑफिशियल आई हो तो इसके माध्यम से बता दिया जाए। इसको सिर्फ देखना ही है अपन को, आपको जितना हो रहा है उतना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, फिर उनकी साइट पे ये ऑफिशियल पेपर भी डाल दिया जाएगा और आंसर की भी डाल दी जाएगी, तो फिर वीडियो दोबारा से बना देंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को, इन पेपरों को देखना ज़रूरी है जो ताज़ा है। ठीक है ना, बाकी के सब पेपर कर चुके हैं अपन। जैसे कि RSSMB की भी जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनके सब पेपर कर चुके हैं, और कुछ रह रहे हैं, शायद 40-50 और क्वेश्चन रह रहे हैं, है ना। जनरल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, अगर ये इनमें आ रही है तो उन सभी पेपरों को करेंगे अपन, कर चुके हैं। लेकिन ये 40-50 क्वेश्चन रह रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक के चल रहे हैं, जब 2020 तक की RSSM 2018 तक की, है ना, 2018 या 20 तक की, 20 तक की जितनी भी एग्ज़ाम है RSSMB की, उनके पेपर सबको कर चुके हैं। जनरल पेपर जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जितने भी हैं, ठीक है ना, जो जनरल पेपर सभी में आता है। और अब नीचे से चल रहे हैं, जब इसमें शायद 40-50 क्वेश्चन और होंगे क्वेश्चन पेपर RSSMB में। RPSC के RPSC के भी लगभग में सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कुछ रह रहे हैं, शायद 15-20 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उनको भी कर देंगे। ओल्ड की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट तो 2020 तक, चाहे वो RSSMB का हो चाहे RPSC का हो, सब कर चुके हैं उनको, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो। अब ये जो है इसमें अपना एक जो लेटेस्ट पेपर है, इनमें सिर्फ कौन सा रह रहा है, एक तो CET का रह रहा है, जो अभी एग्ज़ाम लगी है CET का, चाहे वो 12वीं बाड़ी हो या फिर 10वीं बाड़ी हो, क्योंकि इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं डाली है, इस वजह से उसको नहीं देखा है। ठीक है ना, लेकिन इनका देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पेपर निकालना ज़रूरी है। पेपर और आंसर की जब आएंगी ये RSSM की ऑफिशियल साइट से, तो फिर बना देंगे। लेकिन 20 तारीख की बोल रहे हैं, तो देखते हैं कि कब आती है, लेकिन निकाल लेंगे उनको, जिससे कि क्या है कि जो पशु परीक्षर के या फिर और भी कोई एग्ज़ाम लगी तो उनमें हेल्प मिलेगी अपन को। तो बस ये पेपर रहना है लेटेस्ट, तो ये 4 पारियों में लगी है जिसके, और ये अब जो है वर्तमान में ये फर्स्ट ग्रेड की ये है, क्योंकि इनकी आंसर की आई नहीं है, बाकी को सबको कर चुके हैं। तो इसका दोबारा से वीडियो बना देंगे, CET का भी देख लेंगे और उसका भी दोबारा से वीडियो बना देंगे जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएंगे। अगर ऑफिशियल आंसर की के भरोसे रहें तो ये पेपर ही पढ़ना नहीं पढ़ना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, एक बार देखना ज़रूरी है, फिर दोबारा से और पढ़ देंगे। नुकसान तो होगा नहीं, घाटा जाएगा नहीं। ठीक है ना, कि भाई कुछ खड़े नहीं करेगा, 2 बार पढ़ने में कोई कष्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेना इसमें जो भी जितना भी कर रहे हो या फिर आपके बैठ रहे हैं, निकाल लेना। ये फिर पता मेरे को भी नहीं है कि भाई कौन सा सही है, जितना होगा उतना कर लेंगे। ठीक है ना, ऑफिशियल आंसर की तो उस पर अपन श्योर रहते, उस पर विश्वास करते कि हाँ भाई इसमें ये आएगा। तो चलिए, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। शामिल नहीं है, शामिल, जटिल, तुंदिल, फैनिल, हद कर दी यार। शामिल, फैनिल, फैनिल, फैनिल है ना, फैनिल, फैनिल, फैनिल है ना। तुंदिल, तुंदिल, जटिल, जटिल, शामिल, 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 शामिल है ना, इसमें तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जटिल है, जटिल, 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 इल इल है ना, इल आ रहा है इसमें भी। अब यहाँ तो तुंदिल है, तुंदिल है ना, तुंदिल है, यहाँ फैनिल है, तुंदिल, 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 फैनिल, तुंदिल, फैनिल, इनमें से यार कोई सा भी हो।
तुंदिल, फेनिल, देख लेना है। द्विज का अर्थ नहीं है, द्विज का अर्थ नहीं है। जब ये एल में ये बताना है कि भाई कौन सा निर्मित नहीं है, जब शामिल है, जटिल है, फेनिल और तुंदिल, फेनिल, 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 फेनिल एल, फेनिल एल, तुंदिल। कुछ इसमें ही मामूली डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि अगर देखी जाए ना तो देख सब में सभी अक्षर है और एक ही मात्रा है, ठीक, सब में एक ही मात्रा है। लेकिन ये जो है ना तुंदल, ये इसमें ये मामला गोल कर रहा है इसमें, क्योंकि इसमें आधा अक्षर है। जब ये एल नहीं बैठ रहा होगा, एल या अल होगा, कुछ ऐसे है, तो शायद ये हो सकता है इसमें। द्विज का अर्थ नहीं है, द्विज का अर्थ हाथी, पक्षी है, दांत है, ब्राह्मण है। हाँ शायद हाथी है ना, हाथी, द्विज का अर्थ नहीं है। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध, अशुद्ध शब्द है। जब निरोग, निरोग, अहिल्या, अंतर्धान, महात्म्य, अशुद्ध शब्द है। जब अशुद्ध शब्द का निरोग, अहिल्या, अंतर्ध्यान, महात्म्य, निरोग, निरोग या फिर निरोग, यार ये सही लग रहा है, निरोग, 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 अहिल्या, अंतर्धान, महात्म्य। अब इनका ना आंसर की होती ना तो और डब बैठ जाती, यानी कि जो मेहनत है ना उसको कुछ नाम मिल जाता, बात ये है। चल निकाल ही लेते हैं एक बार। सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, जब इसमें कौन सा हो सकता है अशुद्ध शब्द, शायद निरोगी है। अहिल्या, 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 नहीं, अहिल्या, अंतर्धान, महात्म्य, महात्म्य, निरोग या फिर नी प्लस रोग, छोड़ यार। सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, जब इसमें तो शायद ये होना चाहिए सदशास्त्र, है ना, यही है। सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है सदशास्त्र, यही होना चाहिए इसमें तो। फिर हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत, ये करंट के क्वेश्चन के ही तो लिए कर रहे हैं अपन उसको, 75 क्वेश्चन है इसमें पूरे। हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी। मतलब हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत, ज़रूरी नहीं है कि आपको राजस्थान की, जो राजस्थान, जो इंडिया की जो मेन योजना है, जो चाहे वो राज्य की हो चाहे किसी भी राज्य की हो, और जो घटना घटित हुई है और जो मेन योजना है वो सभी पता होना चाहिए। अब ये लोग उड़ीसा के आगे, लेकिन ये प्रसिद्ध योजना है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी है। 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 28-29 के बीच 5 वर्ष के अवधि में कितनी राशि मिलेगी, नहीं है पता। चल इसको सर्च कर लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। फिर 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्न में से कौन है। 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, नवीकरणीय, सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्न में से कौन है। पवन ऊर्जा है, बायोमास है, जल विद्युत है, ये सौर ऊर्जा है, ये सही है, सौर ऊर्जा ही है इसमें ना। नवीकरणीय, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है।
फिटनेस इन राजस्थान 2024, हेल्दी राजस्थान, राजस्थान फिट 2000, हिल इन राजस्थान। ये यार पढ़ा कैसे नहीं पढ़ना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? फिटनेस इन राजस्थान 2024, राजस्थान फिट, हिल इन राजस्थान 2024। शायद या तो ये है या ये है, अब पता है नहीं है तो आइडिया देना गलत है। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाल ही भारत की वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यार ये योजना कब जारी कर देते हैं यार, क्या है कि है ना, केंद्र की कोई ऐसी पत्रिका वगैरह नहीं है सरकार के ऑफिशियल, जिससे कि जो घटना घटित होती है दिन की उनको पढ़ सकें, ठीक है ना, जिनके बारे में कुछ डिटेल्स हो। अब जैसे कि राजस्थान की सूचना है तो उसमें जो दिन भर की जो घटना घटित होती है, जो योजनाएं, उनको उसमें अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन केंद्र की नहीं है इस प्रकार की कोई सी भी कि भाई जो योजना घटना घटित हुई है या फिर उन सबको पढ़ सकें। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? NPS उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण का प्रस्ताव करना। NPS वात्सल्य योजना बच्चों को स्वास्थ्य इंश्योरेंस उपलब्ध कराना, बच्चों से बचत की आदत पैदा करना, माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। जब ये प्राथमिक की बात कर रहा है, और जो वो योजना थी ना कौन सी, जिसमें लोन दिया जाता है उच्च छात्रवृत्ति के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में, है ना, चाहे 0 से 200 एडमिशन, 0 से 200 तक रैंक का कोई भी कॉलेज हो, उसमें अगर एडमिशन है, ठीक है ना, मेधावी छात्र का, तो वो 8 लाख तक यानी कि 10 लाख तक वो लोन ले सकता है 3% की ब्याज दर से। और अगर 7.5 लाख है तो उसकी 75% भरपाई सरकार करेगी। और 1 लाख तक के जो स्टूडेंटों की संख्या है उनका ऋण माफ़ किया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जिनका सरकारी कॉलेज में एडमिशन है। ये शानदार योजना चालू की है, और ये अभी पारित की गई है 10-15 दिन, तब तो ये पेपर भी नहीं बना होगा। तो ये अलग है NPS वात्सल्य योजना। जब शायद इसमें ये नहीं है ना, ये हो सकता है 3, ये 4 हो सकता है। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकता की योजना बनाने में मदद करना। फिर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। इसे ESLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 क्या है? ये है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। फिर B है EOS 08 2 पेलोड ले जाता है। EOS 08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। कथन ए तथा B सत्य है किंतु कथन C असत्य है। पता नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। झूठ कैसे गया तो ये, और ये अगर अपन पढ़ना चाहें तो ये मिलेगा कहाँ से? अगर करंट की बुक लेना चाहते हैं या फिर करंट की बुक लेके आएँ तो उसमें तो बहुत रामायण होती है, ठीक है ना, बहुत रामायण होती है, तब उसमें अपन अलग नहीं कर पाते। अगर उसको पढ़ते हैं तो कुछ याद हुआ, कुछ याद नहीं हुआ, फिर वही बात नेगेटिव में जाएगा मामला। लेकिन ये जो मेन है, जैसे कि सरकार की जो है ना, इस पर अगर ये सब जो घटना घटित होती है, जो ये योजनाएँ लॉन्च करते हैं, अगर ये जो मिल जाए तो डर बैठ जाए यार। चल इसको देखेंगे, है ना,
तो ऐसा नहीं है। अब डीडी न्यूज़ है तो डीडी न्यूज़ पे तो डीडी न्यूज़ पे तो मिलती है, लेकिन योजना वगैरह के बारे में नहीं मिलती है। जो ज़्यादा घटना घटित होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, 3 दिवस के लिए दौरा कहाँ गया, डीआरडीओ ने कौन सा प्रक्षेपण किया है, वो आ जाती है, लेकिन ये योजना की बात नहीं आती है। चलें, पता नहीं है भाई, ये तो सही लग रहा है इसमें, लेकिन बीसी का क्या पता क्या है इसमें। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा संसाधन, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन वास कॉन्फ्रेंस 2024 वास कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया। पता कौन भाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया? वीमेन्स इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया? अब ये क्वेश्चन इतने भारी भरकम नहीं है, लेकिन इंडिया की करंट नहीं है ना, इस वजह से सिस्टम फेल हो रहा है। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन्स इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? ब्रिटिश काउंसिल, रशियन काउंसिल, जर्मन काउंसिल, अमेरिकी काउंसिल। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया? ये तो पढ़ सकते हैं। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है? फिजी, तिमोर लेस्ते। सही है क्या? ए और सी, ए और सी सही है शायद। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? ओलंपिक का आ गया भाई, और कुश्ती का आ गया, ये पूछ लिया ना। अब किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? तो पहला नहीं है, ये नॉर्मल वाला ही है। पेरिस ओलंपिक में भार वर्ग 57 कर रखा है भाई, इसमें 57 नहीं हो सकता है शायद। अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता। अमन शेरावत ने कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? कुश्ती तगड़ा था भाई ये अमन शेरावत, ठीक है ना। इसका वीडियो भी देखा था अपने, लेकिन ये याद नहीं है यार। 57 है या फिर 53 है? 57 है या 53 है? 50 और 47 तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है। DAE यानी परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के द्वारा, परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद के द्वारा, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा। ये बता, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में, भा में। परमाणु ईंधन परिषद हैदराबाद, और राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। 18 में क्या पता यार क्या आएगा? DAE
परमाणु, जरूरी नहीं है कि परमाणु आ रहा है तो यहाँ पे ये परमाणु कर दो इसमें, नहीं, पता नहीं। निम्नलिखित योग में किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? साइंस आ गया अभी। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ये नियम आते हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर विपरीत होती है तथा निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि सदमन करने वाला हार्मोन है? जिबरेलिन। पादपों में वृद्धि संदमन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों के संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ, इनमें से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? दुर्लभ, विलुप्त, विलुप्तप्राय। जब ये नहीं है, ये सुभेद्य, संबंधित नहीं है, तो पैसे दिख रहा है इसमें। सुभेद्य क्या है? सुभेद्य नहीं, दुर्लभ है, विलुप्त है, लुप्तप्राय है। निम्न में से किसका भार सबसे अधिक होता है? भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू है। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। बताना क्या है इसमें? सही कथन। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। ये शायद 62 या 65 वर्ष आएगा। ये है, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थायी, ये स्थायी खटक रहा है यार। जब ये 60 वर्ष तो हटा है इसको, है ना, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो क्या रमा देवी कर दें क्या इसमें? बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू है। स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1992 में। ये करते हैं अपन तो, है ना, ये हो सकता है यार, ये होना चाहिए। ये स्थायी की बात आ रही है, जब अस्थायी थोड़ी आएगा, स्थायी आएगा। अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अंतर शब्द में नहीं है, स्थायी या स्थायी। और ये 60 है ना, यहाँ पर 60 है, 62 है, 65 है, और सब सही है। और ये ठीक ठाक लग रहा है रमा देवी। और बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा, चल 4 कर देते हैं इसमें, लेकिन श्योर नहीं है भाई, होना तो चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग? ये क्वेश्चन हमेशा तो क्या, लेकिन आता ही है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ बनाम राजस्थान राज्य, भारती चंद्र भवन बनाम मैसूर राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
ये सही टिक कर रखा है यार बंदे ने। भारतीय चंद्र भवन बनाम मैसूर राज्य। और इसमें क्या कर रखा है इसने, इसमें तो टिक ही नहीं कर रखा है। इसमें ये है, और इसमें तो ये आना चाहिए ना भाई, सुभेद्य नहीं है इसमें, तो ये आना चाहिए। और किस में टिक, जिब्रेलिन ये हो सकता है इसमें, यही ये पता नहीं है ना। और ये इसका कोई वो नहीं, और ये 2 कर रखा है। और 57 ये सही हो सकता है। ए और सी ये सही है इसका, है ना। फिर ये पता नहीं है। हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शायद अमेरिकन या ब्रिटिश काउंसिलिंग करें इसमें, या फिर जर्मन काउंसिलिंग करें। फिर देख लेंगे इसके आंसर क्या आ जाएंगे ना, तो आंसर की के साथ डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। DAE, फिर न्यूटन की गति होगा ये, है ना। फिर संसदीय समिति के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है, अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है, गलत। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को, संसदीय समिति प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है। संसदीय समिति का अर्थ है सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति। संसदीय समिति का अर्थ है सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति। 4 सही है ना। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को, हाँ ये सही कर रहा है, यही हो सकता है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष व सचिवालय को प्रस्तुत करती है, सही है। संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। ये प्रधानमंत्री नहीं, अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी वो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति के कुल सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और 1 प्रतिष्ठित न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 1 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1 प्रतिष्ठित न्यायविद। सर्वोच्च न्यायालय के 1 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के 2 नहीं, ये कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 1 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1 प्रतिष्ठित न्यायविद। पता नहीं भाई। सर्वोच्च न्यायालय के 1 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद। सर्वोच्च न्यायालय के 1 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद। नहीं, ये तो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 राष्ट्रपति, 2 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद। नहीं, ये भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 1 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1 प्रतिष्ठित न्यायविद। मुख्य न्यायाधीश, 1 न्यायाधीश। फिर निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री को कौन सा समय 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा। आंकड़ा नहीं आ रहा भाई इसमें 40%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। जब इसको तो कर देंगे यार अपन, तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। उड़िया पठार गुरु शुक्र के नीचे स्थित है, तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ी उदयपुर बेसिन का एक विशिष्ट भूरूप है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा 12 जिलों में अवस्थित है। ये सही है, ये सही है, इसमें मैं श्योर हूँ। और 56 का मैदान 56 प्रतापगढ़ में है ना। जब सी और डी किस में है, सी और डी, जब सी और डी इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो नहीं है। अब यार
बी और दे रखा है इसने। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। 56 का है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है या फिर उदयपुर है। पता नहीं, मैं तो इसमें सीडी कर रहा हूँ। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है। बनास नीचे नहीं है यार, दक्षिण में नहीं है बनास, क्या पता भाई। सीडी तो 100 है। अब देख लेना और कौन सा है। शाखाएं और नदी, जब उजाड़ और आहू सम्मिलित नहीं है। उजाड़ और आहू काली सिंध, ये सही है। चाप और जाखम माही है। मेज और सागी, मानसी और खारी, ये सही है। ये नहीं है इसमें, मेज और सागी। चाक और जाखम माही सही है। उजाड़ और आहू काली सिंध सही है, ठीक है ना, ये दोनों सही है। अब मानसी और खारी, मानसी और खारी ये सही है। से बनास और खारी, ये बनास सही है। ये कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना। चंबल सम्मिलित नहीं है। उजाड़ और साहू काली सिंध है। आहू चाप और जाकम माही, मानसी और खारी बनास। सूकड़ी जोजड़ी बेलूनी है। और मना मानसी है ना, से है, बनास में से है। खारी भी है, इसमें खारा भी होता है कुछ कुछ, तो ये सही है। मेज और सागी ये नहीं है इसमें। तांबे की खाने कुशलगढ़ सैनपुरी व भगत का वास निम्न में किस जिले में स्थित है। तांबे की खाने कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ नहीं कुशलगढ़, कुशलगढ़। तांबे की खाने कुशलगढ़ नहीं पड़ा यार ये। तांबे की खाने कुशलगढ़ सैनपुरी व भगत का वास निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। तांबे की खान है कुंभलगढ़ सैनपुरी व भगत का वास इनमें से किस जिले में स्थित है। तांबे की खान है कुशलगढ़। जब तांबे की खान है ना, जब तांबा कोटा में नहीं है, नहीं अलवर में है, जब खेतड़ी झुंझुनू नहीं पूछ रहा है, तो ये तांबे की खान है कुशलगढ़ सैनपुरी व भगत का वास। भीलवाड़ा से ही हो सकता है भाई, ये पता नहीं यार। कुशलगढ़ बढ़िया क्वेश्चन है। गलत में युग का चुनाव कीजिए। जब मगरा भेड़, शेखावाटी बकरी, सूरती ऊँट, गिर गिरगाय सही है। और सूरती ऊँट नहीं है, ऊँट नहीं है, सूरती सही है। शेखावाटी बकरी है और मगरा भेड़ है। मगरा भेड़ सही है, शेखावाटी बकरी सही है, गिर गाय सही है। गिर सूरती, ये सूरती में क्या तो भेड़ है क्या बकरी है। सूरती भीलवाड़ा। फिर गलतम युग का चुनाव कीजिए, है ना। जब राजस्थान के पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण में, ये तो 43 है, सब जानते हैं इसको। तो संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया था। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया था। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया। सह शैक्षिक पक्ष, भौतिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष, अभिभावकीय पक्ष।
प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया था संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में? पता नहीं भाई, अभिभावकीय पक्ष हो सकता है। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, वह है। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, वह है। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा। रचनात्मक, निरंकुश, निवारक, मैंने उसे ऐसा करने को कहा। तो क्या निरंकुश कर दें इसमें? रचनात्मक, निवारक, अरे यार, पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, दिस इज ए सुपरविजन विच ए बेसिस अपॉन ए प्रैक्टिस लाइक आई टोल्ड हिम टू डू दिस सुपरविजन है ना, विच इज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस लाइक, मैंने उससे ऐसे करने को कहा, मैंने उससे ऐसा करवाया, तब आता है तो निरंकुश। ऐसा करने को कहा, निवारक। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे? पराश्रम, श्रम का विभाजन, नियंत्रण का विभाजन, अनुशासन। ये एनसीईआरटी से है, साइकोलॉजी से है एनसीईआरटी की। हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए? श्रम का विभाजन, नियंत्रण का विस्तार, अनुशासन, आदेश की एकता। नियंत्रण का विस्तार। सभी कर देते हैं, चल ABCD ABDE। परिश्रम, श्रम का विभाजन, अनुशासन, ABDE नियंत्रण का विस्तार। चल ये हो सकता है यार। ये एक नेता लोगों के मध्य कार्य विभाजन करता है, यह नेतृत्व कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन, जब सहयोगात्मक, अभिप्रेरणात्मक, ये प्रबंधकारी सही है। एग्जीक्यूटिव है प्रबंधकारी का मतलब। सहयोगात्मक, अभिप्रेरणात्मक, लक्ष्य, मोटिवेशनल, सही है ये तो। एक समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार है? क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है यार ये? समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार है? पता को नहीं भाई। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य है ना, समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार है? देख, एक सबसे बड़ी कमी बता दो RPSC की सबसे बड़ी कमी। RPSC की सबसे बड़ी कमी ये है, ये अपना सिलेबस फिक्स नहीं करती है। सिलेबस तो लिख दिया कि भाई ये आएगा, ST से ये चैप्टर आएगा, पॉलिटिकल से ये चैप्टर आएगा, ज्योग्राफी से ये चैप्टर आएगा। तो वही अगर चैप्टर के हिसाब से तैयारी करें तो चैप्टर तो एक ही काफ़ी है। अब जैसे कि एक दे दिया उसमें भूगोल तो भाई काफ़ी बड़ा है ना। तो ये है एक तो कारण। और दूसरा कारण ये है कि भाई आपने सिलेबस दे दिया, सिलेबस देने के बाद में ये स्पष्ट रूप से देना चाहिए कि ये इन बुकों से आएगा, ठीक है। जैसे कि EMRS लेता है, PGT लेती है, TGT लेती है, NBS लेती है, तो उनका स्पष्ट लिखा होता है कि ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम होता है कि ये 9वीं 10वीं की किताब से आएगा। आई बात समझ में?
और एक अक्षर वहाँ से आएगा और एक भी अक्षर बाहर नहीं जाता है। तो ये खासियत होती है। अब यार ये सब सिलेबस दे दिया, ठीक है ना। अब भाई इनका कुछ पता तो होना चाहिए कि ये उन चीज़ों से आ रहे हैं, उन बुकों से आ रहे हैं, चाहे वो 5 बुक हो या चाहे 10 बुक हो, उन सबको पढ़ दें, लेकिन पता तो हो कि भाई वहाँ से आ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है जिसका अपन को पता नहीं चल पाता है और अपन फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई उन बुकों से आएगा, ठीक। अब ये मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट की भाई बुक है तो बताओ वो कि भाई मैनेजमेंट की वो है सरकार की ऑफिशियल जो है, तो वहाँ से आएंगे। तो इस वजह से मामला फेल हो जाता है भाई, ठीक। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, ये है। पता नहीं अब इसमें क्या है ना। निम्न में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जब इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। अन्य दीक्षा पोर्टल, इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी एनसीईआरटी पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती। जब इसमें कौन सा है, दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। दीक्षा, दीक्षा पोर्टल। जब इसमें है ना, देखे सी सही है एक तो, अगर अब सी सही है तो सी में एक डी आ रहा है, इंटरनेट कनेक्टिंग बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित व शेयर नहीं की जा सकती, सही है। और एक में आ रहा है ए का मतलब है इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन, नहीं नहीं ये नहीं है, ये हो सकता है यार सी और डी। लूथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र परोपकार में टी का अर्थ क्या है? टी का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपिंग, कोऑर्डिनेटिंग, क्वेश्चन नोट। डिस्ट्रीब्यूशन कर दे क्या, वितरण, यहाँ पे डायरेक्टिंग निर्देशन, पोस्ट कोड, यहाँ डेवलपिंग नहीं, ये विकासशील नहीं है, और समन्वय भी है नहीं, है कोऑर्डिनेटिंग। जब डी की पूछ रहा है तब ये तो कोऑर्डिनेटिंग हो गया ना। जब डी निर्देशन या फिर डेवलपिंग विकासशील, पोस्ट कोड, या फिर 4 कर दे इसमें, हैं 4 हो सकता है यार इसमें। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1973। निम्नलिखित में से पता को नहीं कब कौन सा आया माना। निम्न में से RSCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है। निम्नलिखित में से RSCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है। शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य, एजुकेशन सर्वे रिसर्च एंड पॉलिसी। RSCERT जनसंचार सेवा, जनसंचार सेवा प्रभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, आयोजन प्रबंधन एवं वित्तीय प्रभाग। RSCERT जब ये है ना, आयोजन प्रबंध एवं वित्त प्रभाग, एजुकेशन सर्वे, थर्ड में क्या है, प्लानिंग मैनेजमेंट, 3 भी है ना, 3 4 तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब शैक्षिक शिक्षा विभाग प्रभाग, टीचर एजुकेशन डिवीज़न, चलिए अभी जनसंचार सेवा ये नहीं है, जनसंचार सेवा प्रभाग, मास कम्युनिकेशन सर्विस डिवीज़न, टीचर एजुकेशन डिवीज़न, RSCERT, RSCERT। चलिए कर लेते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है?
RT अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत RT अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो 1 से 5 तक संचालित है, इसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है, तो कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। अब ये 1 से 5 की बात कर रहा है ना। जब 1 से 5 में चलता है क्या, 1 से 5 में चलता है 40 का अनुपात करें, या फिर ऐसे याद कर रखा है भाई, अगर जैसे कि बड़ी संख्या है ना, वो बड़े बच्चों की कक्षा है 6 से 8, तो उसमें तो औसत चलेगा कम, तो जैसे कि 35 रख ले। अब ये 1 से 5 है तो ये 40 है। जब 40 इंटू 5, 4 पंजो 20, ये हो सकता है 5, है ना, 35 40। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 जो नियम बनाया उसका नाम क्या है। 11 ही है, 12 नहीं है, 11 ही है। ठीक है। RT अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए RT अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शैक्षणिक घंटे हैं। जब देख 6ठी से 8वीं की बात कर रहा है, जब 1000 और 1 से 5 800, सही है 1000। राजस्थान में RT अधिनियम के अनुसार निम्न में कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। विद्यालय के कार्यकारण को मॉनिटर करना, ठीक है ना, कार्यकारण को मॉनिटर करना। अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना। अनुदान मतलब इंश्योर ऑफ मॉनिटर ऑफ द यूटिलाइजेशन ग्रांट रिसीविंग। विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। जब ये है ना, कार्यकारण को मॉनिटर करना, यह सुनिश्चित करने के अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये नहीं, ये 3 सही है। फिर RT अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है एक अनाथ, एक वीरांगना का बच्चा, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HBI कैंसर से प्रभावित हो व्यक्ति, बालक या जिसके माता पिता अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित व्यक्ति। जब इसमें देखे ABC है, ABC कर रखा है ना, जब ABC का मतलब है A अनाथ, B युद्ध वीरांगना का बच्चा, C रोग से नहीं है यार, इसमें वंचित समूह से, सही है, ABC सही है। फिर जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। जहांगीर महल निम्न में से किस किले में अवस्थित है। नहीं, ये अजमेर में, ये जहांगीर महल नहीं है, अकबर का किला है अजमेर में, ठीक है ना, अकबर का किला है अजमेर में, ठीक, जहांगीर का महल नहीं है। ये जहांगीर का महल इसमें आएगा, ये आगरा में है, वीडियो में देखा था, है ना, कोई यूट्यूब वगैरह पे कुछ ऐसे। निम्न में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र, टेलीग्राम में भी देखा था कुछ ऐसे ही है, टेलीग्राम में देखा था कोई ग्रुप में, आगरा किला बता रखा। और वैसे अगर आंसर किया जाएगी तो मैं भी दोबारा कर लेंगे, यहाँ पर कोई कोचिंग वोचिंग वाला डाल देगा ना ढंग का तो करेंगे, क्योंकि RPSC जाना कब जारी करेगी, तो पेपर सब ये क्लियर होना चाहिए और कुछ पेपर। निम्न में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी, इसका मतलब क्या हो गया,
HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। HSRA काकोरी कांड, केंद्रीय व्यवस्थाओं में बम फेंकना प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी। एडमंड की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास, सैंडर्स की हत्या। HSRA काकोरी कांड, चलो मान लिया ना। एडमंड की गांधी को बम से उड़ाना, केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना, सैंडर्स। ये दो नहीं लग रहा है यार मेरे को यार, केंद्रीय व्यवस्था में बम फेंकना। चल 50 में ये दो होना चाहिए यार इसमें। HSRA कौन सी गतिविधि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी। HSRA की बात कर रहा है, और एक और संगठन था इसी प्रकार का, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है। HSRA या फिर SRA कुछ ऐसे है। काकोरी कांड पता नहीं भाई। निम्न में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था? जब चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस कर ले। चल प्रथम में यही थे, आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरणों में रास बिहारी बोस। सही है, रास बिहारी बोस है ना। निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? जब तो कौन यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुप्त काल की बात कर रहा है ना ये, स्वप्नवास दत्ता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। सही है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकारता। सही है। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। नहीं। अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे। ये सही है। जब ये है क्वेश्चन का आंसर। पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया? नीलरत्न बनर्जी, बैराठ है वही इसमें है ना। वैसे बनर्जी, वैसे बैराठ है ना। नीलरत्न बनर्जी बैराठ है। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया। उन्होंने लाहौर के प्रकाशित होने वाले ट्यूबन के संपादकीय विभाग में भी काम किया। केवल कथन भी विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जब उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया, उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया। ये कर लेते हैं, एक है सिर्फ, ये हो सकता है इसमें, और का पता नहीं है भाई। कानड़देव का मुख्यमंत्री कौन था? कानड़देव बीरमदेव। कहाँ का शासक था ये था जालौर का, ठीक है ना। कानड़देव बीरमदेव का पिताजी था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी, युद्ध कब हुआ था? कानड़देव जालौर का 1311 में हुआ था शायद जालौर। जब मुख्यमंत्री कौन था? जेता देवड़ा, विक्रमदेव, पद्मनाभ, देवता सुल्तान। देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान ही कर रहा हूँ मैं, है ना। 58 यहाँ पर जेता देवड़ा, यहाँ पर देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान ही करते हैं। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? ये मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, एरकपुर, कालपी। बसमा में भी है भाई, बसवा, राणा सांगा की छतरी, मांडलगढ़। पता नहीं है ना। 1857 क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई, वह निम्न में किस ठिकाने से थे?
1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई, वह निम्न में से किस ठिकाने से थे? 1857 क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्न में से किस ठिकाने से थे? गूलर, कोठारिया, आसोप, सलूम्बर, आसोप, कोठारिया और चल पता नहीं है ना। राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? आगे वाणी है, सही है, आगे वाणी है। निम्न में से कौन सा शासक रोहिल्ला सिद्धि नाम से जाना जाता था? कौन सा शासक रोहिल्ला नाम से जाना जाता था? रोहिल्ला पता नहीं है भाई यार, इस बंदे के हिस्ट्री के बढ़िया कर रहा है यार ये क्वेश्चन। लोक देवी देवता के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच चुके हैं, वे भक्तों के दैनिक जीवन के अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। कौन से कथन सत्य हैं? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, लोक देवी देवता के संबंध में, वे भक्तों के दैनिक जीवन में अत्यंत सामान्य समस्या में, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। यही लग रहा है मेरे को तो भाई, हाँ सही है। उस या उन चित्र शैलियों को चित्रित कीजिए जहाँ मोतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। मोतीराम। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, सही है। फिर यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन में कौन सा होगा? एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, इसकी माता का भाई, इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। हुआ प्रथम बार है बैच। तो चलिए भाई, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।